हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। एकलव्य इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े मेरे भाई, आईवेस सीरीज के अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 6 हमने देखा है। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं आईवेस सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 7 के अंतर्गत अभी तक जो आईवेस सीरीज एक ऐसा सीरीज है मेरे भाई जो आपको एकदम रामबाण सिद्ध होगा, आयुर्वेद की तरह काम करेगा, आपका जीवन प्रकाशमय होगा। आगामी जो परीक्षा आएगा मेरे भाई, जीएस एंड जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ से आपको देखने को पेपर में जरूर मिलेगा, छपेगा जरूर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 आयुर्वेद सीरीज के अंतर्गत। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर शीघ्रसाय करते हैं। आयुर्वेद सीरीज का पहला को जो क्वेश्चन होगा आपके सामने शीघ्रसाय कर चुके हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय संस्थान को, ठीक है, किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है, अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा बेंगलोर, तीसरा श्रीहरिकोटा, चौथा आपका श्रीनगर। जल्द बताएं। हाँ, ज़्यादा देर न देखिए भाई, ज़्यादा देर न करिए, एक एक क्वेश्चन को जो कि जल्द से किया जाए, ठीक है। तो हम अंतरिक्ष नगर के नाम से बेंगलोर को जानते हैं। बेंगलोर कहाँ है मेरे भाई, बेंगलोर मेरा कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में बेंगलोर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। और बेंगलोर में एक अंतरिक्ष नगर के नाम से क्यों जानता है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे सब ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली बात किया जाए तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ये ज़्यादातर यहाँ टेक्नोलॉजी सिस्टम ही है, ठीक। दूसरी बात, श्रीनगर को क्या कहा जाता है मेरे भाई, श्रीनगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, याद रखना, ग्रीष्मकालीन, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम जानते हैं। हमारा राइट आंसर तो आपका बीफा बनाना ही बेंगलोर होगा, ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था सर, श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था, ध्यान रखना, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ है सर, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। जितने भी उपग्रह होते हैं, प्रक्षेपास्त्र होते हैं, यहीं से जो मिसाइल होते हैं यहीं से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद को क्या कहा जाता है भारत का, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर, हमारा बीफा बनाना, बेंगलोर हमारा एकदम राइट आंसर है, जो कि अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। देखो, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने भूकंप पढ़ाया था। भूकंप में हमने बड़ा विस्तार तरीके से पढ़ाया था, और आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के देख सकते हैं। आज जब देखोगे तो आपको एकदम मेरे भाई आपको रामबाण सिद्ध होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो कि यहाँ पूछा है कि तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली कौन सी ऐसी भूकंपी तरंगे हैं जो तरल, यानी जो महासागर मतलब जल से नहीं गुजर सकती, ठीक है, यानी तरल से नहीं गुजर सकती, ठीक। तो आपके सामने ऑप्शन है पी, यस या यल, उपयुक्त तुमसे कोई नहीं। जल बताएं कि कौन सा ऐसा तरंग है जो तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। तो मेरे भाई यस, ठीक है, यस ऐसा है जो तरल से नहीं गुजरती, आपका ठोस से गुजरती है, ठीक है, गैस से गुजर जाएगी, लेकिन तरल पदार्थ से अगर कहा जाए तो नहीं गुजर सकती, ठीक है। और ये जो पी तरंगे हैं मेरे भाई, ये आपका ठोस, ठीक है, ठोस, गैस और आपका तरल, ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं में ये गुजर सकता है पी, ठीक। और ये भी आपका तीनों अवस्था में गुजर सकता है। लेकिन एक चीज़ है, सबसे खतरनाक जो तरंगे होती है, सबसे डेंजरस जो तरंग होती है भूकंपी, वो यल तरंगे होती है। तो भूकंप जितना तेजी से जाएगा उतना कम नुकसानदायक होगा, भूकंप जितना धीमे से आएगा उतना ज़्यादा डेंजरस हानिकारक होगा मेरे लिए, ठीक है। तो यल तरंगे सबसे डेंजरस जो तो तरंगे मानी जाती है। तो हमारी राइट आंसर क्या होगी, बीफा हमारा राइट आंसर हमारा होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये द्रव से तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, देखो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा पहले श्याम के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए ऑप्शन आपके सामने है थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। जल्द बताएं श्याम के नाम से। तो श्याम के नाम से मेरे भाई थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जानते थे। थाईलैंड की राजधानी मेरे भाई, थाईलैंड की राजधानी बदल बताएं हमने, जो कि सभी राजधानियां हमने कॉन्टिनेंट में बताया था, कंट्रीज था राजधानी, उसके लोकेशन सब हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाओ प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ पे देखो कॉन्टिनेंट को, आसानी से 1-2 बार देखोगे, पूर्ण रूप से आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा राइट आंसर जो कि ए राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनाडा के नाम से जाना जाता है? देखो भाई, अभी तक जो कि हमने देखा है, इससे पहले सियाम के नाम से, दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने न्यू ग्रेनाडा के नाम से कौन सा ऐसा देश पहले जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है कोलंबिया, वेनेजुला, बोलोविया, पेरू, ठीक है। ऑप्शन देखिए भाई, कोलंबिया, वेनेजुला, बोलोविया, पेरू, यानी न्यू ग्रेनाडा के नाम से पहले कौन सा देश जाना जाता था? तो मेरे भाई न्यू ग्रेनाडा के नाम से पहले कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, बगोटा इसकी राजधानी होगी, ये भी याद रखना। वेनेजुला की राजधानी आप जानते हो, ठीक है। और काराकस, पेरू, लीमा, बोलोविया, लापाज जिसकी राजधानी हो गई, ठीक है। हमारा राइट आंसर एफ आर एप्पल हमारा राइट आंसर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले न्यू ग्रेनाडा के नाम से हमारा कोलंबिया जाना जाता था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारे भाई, ठीक है। आईबीएस सीरीज के अंतर्गत ऐसी तड़कता भड़कता आपके सामने क्वेश्चन आएगा जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो लिखा है कूली झीलों, ठीक है, कूली झीलों यानी कूली लेक का निर्माण निम्न से किसके द्वारा होता है, ये पूछा है। तो मेरे भाई उल्कापात या हिमानी या ज्वालामुखी, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्द बताएं। हाँ देखो, कूली झीलों का निर्माण, कूली झील मतलब समझते हो मेरे भाई, जहाँ पे जैसे कि मान लो कि जैसे इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी, इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो उसमें जल इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद जब उसमें से एक झरने का रूप ले लेता है, ठीक है, झील का रूप ले लेता है, उसे कूली झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कूली झील का नाम देते हैं, ज्वालामुखी झील का नाम देते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ज्वालामुखी। क्या होगा? ज्वालामुखी से ही कूली झीलों का निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई, ठीक। आपको देखो, अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी तक हमने क्या पढ़ा जानते हो? वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी हमने वर्ल्ड वाटरफॉल पढ़ा है, वर्ल्ड वाटर जल प्रपात पढ़ा, ठीक है। ऐसे उधर एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। आईबीएस सीरीज चल रही, अभी आपका प्राचीन इतिहास जल्द ही चलने वाली है, ठीक है। एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से मैप पर ही समझाने का कोशिश किया जाएगा आपको, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत न होने पाए। कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप पढ़ोगे, आप उसमें मनन करोगे, ध्यान लगाओगे, ठीक है, अपने संघर्ष को समझोगे कि यार मेरा जीवन बिना संघर्ष का कुछ होने वाला नहीं है। जब आप संघर्ष करोगे तभी आप जाके सफलता पाओगे, ठीक है। तो मेरे साथ लगे रहिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, ठीक है। देखिए, पृथ्वी से लिखा है कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत दिखता है? जैसे मानो मेरे भाई, ये आपका चंद्रमा है, ये हमारा धरातल है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दिख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, तो कितना परसेंट दिखेगा यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है 33%, 45%, 59% या 70%, जल्द बताएं। चलिए मैं बताऊं कि पृथ्वी से अगर चंद्रमा को देखते हैं तो कभी आपको 57 से लेकर 59% आपको ये राइट आंसर हमारा एकदम राइट आंसर है। 59% हमारा जो कि पृथ्वी से चंद्रमा का सतह दिखता है, कितना? 59%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और दूसरी बात, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कि उपग्रह भी मानी जाती है, क्या उपग्रह भी मानी जाती है, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की इसकी दूरी मानी जाती है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अभी देखो, जल संधि हमने वर्ल्ड स्टेट हमने पढ़ाया, वर्ल्ड स्टेट के अंतर्गत हमने इसको बताया है मेरे भाई, जो पढ़ा होगा तो मार चुका होगा, ठीक है। आ जाओ, विश्व की सबसे चौड़ी स्टेट कौन सी है, ठीक है, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है डेविस जल संधि, जिब्राल्टर या बास्पोरस जल संधि या बेरिंग जल संधि, जल्द बताएं। चलो भाई देखो, विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो है डेविस जल संधि। कौन सी है? डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि है वो मेरे भाई बैफिन, ठीक है, बैफिन जो द्वीप है, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड का नाम सुने होंगे, ये ग्रीनलैंड के बीच में ही डेविस जल संधि स्थित है, ठीक है, डेविस जल संधि ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है। और मेरे भाई जिब्राल्टर की बात करूं तो जिब्राल्टर किससे माना जाता है? जिब्राल्टर एक तो देखो, पहले मैं भाई मिस्र की बात करूं, ठीक है, इधर यमन की बात करूं, ठीक है, इधर जिबूती की बात करूं,
ठीक है, जिबूती, इधर यमन की बात करूं, ठीक है, और उसके बाद इधर अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं तो इधर आपका एशिया महाद्वीप की बात करूं, इसके बीच में क्या है, जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। ठीक, ये हमने पढ़ाया है, हमने बताया भी है। और बेरिंग जल संधि अगर पूछे मेरे भाई, तो बेरिंग जल संधि अगर पूछे तो आप कहोगे सर पहली बात तो जान लो सर कि पहली बार एशिया और नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका को ये अलग कर रही है। ठीक है, दूसरी सर एक है चुक्की सागर, सर चुक्की सागर, और दूसरा है सर बेरिंग सागर, इसको जोड़ने का काम करती है। और ऊपर है आर्कटिक, ठीक है, महासागर, और नीचे है प्रशांत महासागर, इसको जोड़ने का काम करती है बेरिंग। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है सर, क्या, अंतर्राष्ट्रीय ये सीमा भी बनाती है सर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है बेरिंग जल संधि। ठीक है, और सर बासपोरस जल संधि कहाँ है सर, बासपोरस किसके बीच में, बासपोरस जल संधि किसके बीच में है सर, आप जानते हो काला सागर और मरमरा सागर का नाम सुने होंगे। ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर का नाम सुने होंगे, फिर मरमरा सागर, अजोब सागर का नाम सुने होंगे, एजियन एड्रियाटिक सागर का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई कि बासपोरस जल संधि किसके बीच में स्थित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा डेविस जल संधि। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो आ गया है अपने सामने, गजब क्वेश्चन आ गया है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। जल बताएं कि कौन सा प्रादेशिक भाग सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। जल बताएं। हाँ चलो देखो भाई, सतलज, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर यहीं पे बता दूं आपको, अगर सिंधु नदी से लेकर अगर सतलज नदी की बात किया जाए मेरे भाई, सिंधु नदी से सतलज की बात किया जाए तो इसके बीच में पड़ता है आपका पंजाब हिमालय। क्या पड़ता है सर, पंजाब हिमालय, या जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर हिमालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर हिमालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा चीज़ जान लो सर, सतलज की बात करूँ, अगर सतलज की बात करूं, सतलज और काली नदी के बीच की बात करूं, ठीक है, सतलज नदी और काली नदी की बीच की बात करूं तो ये आपका क्या कहलाएगा सर, ऊपर क्या पूछा है कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो सर कुमायूं हिमालय पड़ता है। क्या पड़ता है, कुमायूं हिमालय पड़ता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय। तीसरा अगर मैं बात बताऊं आपको, तो आपको काली नदी यहाँ पे दिया है ना, काली नदी और प्लस तीस्ता नदी की बात करूं, तीस्ता नदी के बीच में मेरे भाई, तो इसके बीच में पड़ता है आपका नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय पड़ता है, काली नदी, तीस्ता। और अगर मैं बात करूं तीस्ता की बात करूं कि तीस्ता नदी, ठीक है, और ऊपर तीस्ता नदी के बाद आप जाओगे कहाँ पे सर, ब्रह्मपुत्र नदी के तक। ठीक है, आप जाओगे सर ब्रह्मपुत्र नदी तक बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में क्या पड़ता है सर, असम हिमालय। क्या पड़ता है सर, असम हिमालय। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में पड़ती है। बाकी ये आपको पूरा स्ट्रक्चर हमने बता दिया है, आपको याद भी हो गया, भूलना मना है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। ठीक चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए, ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित विश्व की बृहत्तम खनी मैग्नीज खान निम्न कौन सी है। देखो मैग्नीज, बृहत्तम मतलब एकदम बड़ा चौड़ा विस्तारित रूप से, और मैग्नीज खान पूछा है आपसे कि ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित विश्व की बृहत्तम मैग्नीज खान, ठीक है, निम्न से कौन सी है, यही पूछा आपसे। ऑप्शन है नजारे खान या लफालेट खान या अपामा खान या बाहिया खान। जल्द बताएं। तो ब्राज़ील में जो मैग्नीज का हमने बताया था कि ब्राज़ील में मैग्नीज का जो सबसे बड़ा बृहत्तम खान है मेरे भाई, वो आपका है अमापा खान। क्या है, अमापा खान। ठीक है, ये मैग्नीज का सबसे बड़ा खान माना जाता है, अमापा खान। याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा ग एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। ठीक, तो आ जाओ, क्वेश्चन आ गया है जबरदस्त वाला एकदम, कि निम्न से कौन सा कपास उत्पादन का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। बताओ भाई, कपास उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, यांगटीसी क्यांग या मरे डार्लिंग, मिसिसिपी या प्रेरी। जल्द बताएं, कौन सा कपासीय जो कि कपास उत्पादन क्षेत्र में विश्व में सबसे ज़्यादा
जो कि विस्तारित क्षेत्र माना जाता है, तो मैं बताऊं आपको मिसिसिपी घाटी क्षेत्र। कौन सा मेरे भाई? मिसिसिपी घाटी क्षेत्र। और मिसिसिपी घाटी जो क्षेत्र है ये अमेरिका में, कहाँ है? मिसिसिपी नदी का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। यांगटीसी क्यांग का एशिया का सबसे बड़ा नदी घाटी, जो कि सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और इसी नदी घाटी का मैदान कहा जाता है। और मरे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया की नदी मानी जाती है, ठीक है। प्रेयरी, आप बताओ कि प्रेयरी जो प्रदेश है, प्रेयरी जो घास है वो किस देश की, ठीक है, घास मानी जाती है, और कैसी घास है, उष्ण है कि शीतोष्ण है? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ख होगा, यहाँ पे ग होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका घ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ग एकदम राइट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ, आप देखो भाई, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, ठीक है, इंसुलिन पैदा करता है, यही आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है, इंसुलिन, ठीक है। तो ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय। जल्द बताएं, इंसुलिन पैदा करता है। चलो देखो, एक तो बात ध्यान देना कि अग्नाशय, हमारा राइट आंसर होगा बी, हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। अग्नाशय है जो इंसुलिन पैदा करता है, क्या करता है? इंसुलिन पैदा करता है। और मेरे भाई इंसुलिन क्या करता है? अगर बढ़ने पर हमें शुगर होती है, ब्राउन शुगर हो जाती है, ठीक है। बात समझ में? शुगर की भी देखो, आज के समय में लगभग आप हॉस्पिटल में जाओगे तो लगभग आप देखोगे 95% लोग शुगर के शिकार हैं। कितने? 95% लोग शुगर के शिकार हैं। ऐसा क्यों सर? क्या मीठा खाने से होता? नहीं, हमारे खाद्य पदार्थों से ही हमें शुगर ज़्यादातर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अग्नाशय से हमारा क्या होता है? इंसुलिन पैदा होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो भाई, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पूछा है कि द्रव का घनत्व मापने के लिए, अगर जो द्रव है उसका घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एनीमोमीटर, यूडियोमीटर, वेबामीटर या पिक्नोमीटर। हाँ, जल्द बताएं। तो मेरे भाई, अगर द्रव का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं, किसका? पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। हमारा राइट आंसर डी फॉर डॉग होगा। पिक्नोमीटर का ही उपयोग द्रव के घनत्व मापने के लिए किया जाता है। दूसरी बात समझिएगा, एनीमोमीटर जो होता है वह पवन का वेग मापने के लिए होता है, ठीक है। एनीमोमीटर जो यंत्र है वो पवन का वेग मापने के लिए होता है। और वेबामीटर जो है मेरे भाई, ये मिट्टियों का गुण मापने के लिए होता है, मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी के गुण मापने के लिए होते हैं, ठीक है। वेबामीटर का उपयोग मिट्टी के गुण मापने के लिए किया जाता है। और यूडियोमीटर का उपयोग मेरे भाई, ये जैसे कोई गैस है उसका दहन हो रहा है, तो उसके दहन होने के बाद जो गैस में मिश्रण होगी, ठीक है, गैस में क्या होगी? मिश्रण होगी, ठीक है। दहन के बाद गैस में मिश्रण होगी, और जब गैस में मिश्रण होगी तो उसके आयतन में क्या होगी मेरे भाई? आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक है, आयतन में क्या होगा? परिवर्तन। तो इसी आयतन में परिवर्तन होने को मापता है, क्या मापता है मेरे भाई? यूडियोमीटर। गैसों के मिश्रण में आयतन के परिवर्तन को कौन मापता है? यूडियोमीटर। एनीमोमीटर पवन के वेग को मापता है, वेबामीटर मिट्टी के गुण को मापता है, और पिक्नोमीटर यह द्रव के घनत्व को मापता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी फॉर डॉग एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। हाँ देखो, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है, ठीक है, शास्त्रज्ञ है। चलो देख लो भाई। हाँ, ऑप्शन है सोनल मान सिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाजन, ठीक है, महाराज या उदय शंकर। जल्द बताएं। हाँ देखो भाई, कि भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं, वो है पंडित बिरजू महाजन, ठीक है, पंडित बिरजू महाजन। और इसके साथ साथ आप जानते हो एक है सितारा देवी, ठीक है, सितारा देवी, ये भी एक क्या है मेरे भाई? सितारा देवी, ठीक है, ये भी कथक नृत्य। और उसके बाद एक है शंभू, ठीक है, शंभूनाथ, ठीक है, ये भी क्या है आपके? एक कथक नृत्य से जुड़ा हुआ शास्त्रज्ञ है, ये भी माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर सी होगा, सी फॉर कैट हमारा राइट आंसर है, पंडित बिरजू महाजन। अब ये बताएं कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो किससे संबंधित थे, किस यंत्र से संबंधित थे, क्या बजाते थे,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, देखो भाई आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जितनी भी प्रैक्टिस सेट में जितनी भी क्वेश्चन हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आपका जो आगामी यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, आरओ एआरओ में तो देखो जीएस की भूमिका तो बड़ी लंबी चौड़ी है। अगर आप जीएस जो आरओ मेरे भाई, जो आरओ तैयारी करने वाला मेरे भाई हैं, वो जीएस और जीके को अपना हथियार बना लो और हथियार बनाकर ही अपने युद्ध में तभी उतरो। जब हथियार आपकी होगी मजबूत तो युद्ध में आप विजय हासिल करोगे, विजय प्राप्त करोगे। और जब युद्ध में आप उतरे हो बिना जीके जीएस तैयार किए तो आपको पिछाड़ दिया जाएगा, आप हार जाओगे, किसी काम का नहीं रहोगे, आपका समय चला जाएगा, पता नहीं कब आरओ आएगा। ठीक है, तो इसलिए हाथ से जो आई है मौका उसे जाने मत दो। हाथ से रेत फिसल जाती है पकड़ने पर तो उसे फिसलने मत दो। समय बड़ा अनमोल है, समय का यूज करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मेरे भाई 22 अप्रैल की, 8 मई की, 11 जून की, 5 जून। तो मेरा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सी फॉर कैट हमारा राइट आंसर। 5 जून को विश्व जो कि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आपके सामने, रोजर बेकन, सर फ्रैंक हिंटल, जेम्स वाट या लुइस एडिसन वाटरमैन। जल्द बताएं भाई। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक हिंटल ने किया था। किसने किया था? सर फ्रैंक हिंटल ने किया था, याद रखना। सर फ्रैंक व्हीटल भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने जेट इंजन का आविष्कारक इन्हें माना जाता है। ठीक, चलो हमारा राइट आंसर बी फवाना राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। बताओ भाई कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ज़्यादातर वन विस्तारित हैं, वन ज़्यादातर वन घने हैं, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जल्द बताएं। तो भाई इस भारत में सबसे ज़्यादा वन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा सागवन देखने का। ठीक है, यहीं पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? सागवन देखने के लिए आपको मिलेगा। पूरे भारत में वन यहीं सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश यहीं पड़ोसी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारा। ठीक है, अगला है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। जल्द बताएं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। आपसे ऑप्शन है आपके सामने, पुलिकली, राउत नाच या डालू कुनीता या घूमुरा। ठीक है, घूमर नहीं है, घूमुरा है। ठीक है, उड़ीसा का प्राचीन पूछ रहा है, प्रारंभ में एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो मेरे भाई उड़ीसा का एक प्रारंभ में प्राचीन लोक नृत्य था घूमुरा। ठीक है, घूमुरा जो कि एक प्राचीन नृत्य था उड़ीसा का। और एक है यहाँ पे आपका कहा जाता है घूमर। ठीक है, घूमर जो नृत्य है ये है आपका राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, याद रखना घूमर और घूमरा में अंतर है। घूमरा उड़ीसा का है, घूमर राजस्थान का है। तो राइट आंसर हमारा डिफॉल्ट आ गया, एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284, संविधान सभा जब बना था, यानी 24 जनवरी की बात है कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 की बात है। ठीक है, इसी समय क्या हुआ था? राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ठीक है, अपनाया भी गया था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो दूसरी बात समझो कि जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के में जो कि 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया था, जिनमें से महिलाएं शामिल थी। 284 में से कितने महिलाएं थी जो हस्ताक्षर की थी संविधान सभा। ठीक है, तो ऑप्शन है 30, 20, 25 या 15। हाँ देखो भाई, आपका कुल टोटल जो महिलाएं थी वो थी 15। कौन थी? 15। अभी सभी तो की पॉलिटिकल जल्द ही चलने वाला है, आपको एकदम डिटेल बताया जाएगा, एकदम डीपेस्ट में बताया जाएगा, पूरा पॉलिटिकल समझाने की कोशिश किया जाएगा ताकि आगामी आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो जाए। पूरे आर्टिकल को समझाने की कोशिश करूँगा, पूरे आर्टिकल को। ठीक है, एक एक आर्टिकल को समझाऊंगा, पूरे आर्टिकल को समझाऊंगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो कुल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। राइट आंसर हमारा सी फॉर कैट राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के मेरे भाई चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि हवा महल 1799 में महाराज द्वारा बनवाया गया था? बताओ भाई, किसने बनवाया था हवा महल? हवा महल पहली बात जानो कि हवा महल है कहाँ? जयपुर में। आप जयपुर कहाँ है सर? जयपुर तो राजस्थान में है, याद रखना मेरे भाई, जयपुर राजस्थान में। तो बताओ हवा महल 1799 में बनाया गया था, महाराज किसने बनवाया था? यही आपसे पूछ रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने, कि राय बुलर भट्टी, की सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी? जल बताएं, जल बताएं भाई। हवा महल बनाया था सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, महाराज सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने क्या बनवाया था? हवा महल बनवाया था 1799, जो कि ये जयपुर में है, ठीक है। अच्छा, हवा महल का मतलब ये है कि सब चारों तरफ से हवा ही हवा आती है इसमें, ठीक है, कुल खुले हैं, खिड़कियों के रूप में विराजमान है। तुम्हारा राइट आंसर सी फॉर कैट राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आने वाला है, ठीक है, आ गया। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, आप लोग गाना सुनोगे कि छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के, सुने हो नहीं भाई? सुनो, हाँ देखो वही है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता है कि छाप तिलक सब छीन ले मुझसे नैना मिलाकर, ठीक है। किस भाषा में है यही पूछा है। हम लोग तो हिंदी, हम लोग तो गा लिए हिंदी की छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाकर। तो मेरे भाई कि भोजपुरी में है, कि खड़ी बोली में है, कि ब्रजभाषा में है, कि उर्दू में है? जल्द बताएं, ठीक है। पहली बात जानो कि जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने लगभग 8 ऐसे राजाओं के दरबार में, इन्होंने 8 राजा के दरबार में ये रह चुके थे, और उन्हें खड़ी बोली के प्रवर्तक माने जाते हैं। खड़ी बोली के, ये खड़ी बोली के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन भाई? ये अमीर खुसरो, ठीक है। और जो ये कविता लिखे थे छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाकर, ये ब्रजभाषा में लिखा गया था। किसके भाषा में? ये ब्रज भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी फॉर कैट राइट आंसर हो गई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, आप देखो आ गया कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलोविया, वेनेजुएला, ब्राजील या अर्जेंटीना? जल्द बताएं, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? आ गया, चलो भाई देखो, बोलोविया की राजधानी मेरे भाई लापाज, क्या होगी? लापाज। वेनेजुएला काराकस, ठीक है, काराकस। ब्राजील की राजधानी बताओ भाई? ब्राजील की राजधानी ब्राज़ाविल है, ठीक है। और एक चीज़ जानो, अर्जेंटीना की राजधानी सर ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी होगी। अर्जेंटीना जो कि ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीज कहलाता है, कहाँ का? दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। सी फॉर कैट राइट आंसर हमारा अर्जेंटीना होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाला गैंडे पाए जाते हैं, यही आपसे पूछ रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, या काजीरंगा, या बांदीपुर? जल्द बताएं कि एक सींग गैंडा किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मेरे भाई आप देखोगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका, देखो भाई मैं बताना चाहता हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ है सर? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। ये पहला जो कि नेशनल पार्क माना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और हैली नेशनल पार्क यहीं पे जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। रणथंभौर जो है आपका राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में रणथंभौर स्थित है, याद रखना रणथंभौर। बांदीपुर जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है, याद रखना, ठीक है। काजीरंगा जो कि असम में स्थित है, ठीक है, असम में स्थित है, और यहीं एक सींग गैंडे के लिए, एक सींग गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम में पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी फॉर कैट राइट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक, आ जाओ, ठीक है। ये देख लो, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है, यानी महान्यायवादी की जो नियुक्ति होता है उसका अधिकार कौन देता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश, या राज्यसभा? जल्द बताएं भाई। महान्यायवादी, चलो भाई, महान्यायवादी का जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। जो महान्यायवादी होता है आपके मेरे भाई आर्टिकल 76 में ये महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और जो महान्यायवादी होता है ये क्या होता है? भारत का कानून, ठीक है, भारत का ये कानून निर्माता कहलाता है, याद रखना, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये पद मतलब पदस्वीन रह सकता है, ठीक है। उसके जब चाह ले तब इसको हटा सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। न ये लोकसभा न राज्यसभा किसी का ये सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति द्वारा ये निर्वाचित किया जाता है। महान्यायवादी आर्टिकल आपके 76 में यानी 76 में है, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी बना राइट आंसर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आपके सामने कि भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। बताओ भाई, भारत का जो संविधान था वो किसने पूरा अपने हाथ से लिखा है, एकदम मूल रूप से अच्छे से लिखा है। ऑप्शन आपके सामने है, रफ़ी अहमद किदवई या कैलाश नाथ काटजू या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। जल्द बताएं। देखो भाई, जो भारत का मूल रूप से संविधान हाथ से लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखकर बहुत ही मूल रूप से अच्छे तरीके से लिखा था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा सी, एकदम राइट आंसर है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखो अगले क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ एकदम जान लो, एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम एग्जाम के लायक है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स बताना, ठीक है। चलो, भारत निम्न से किस संगठन का सदस्य नहीं है? यार गजब क्वेश्चन है। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन, यानी जिसे हम लोग आसियान कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, राष्ट्रकुल का कि G20 का कि दक्षिण एशिया सहयोग संगठन, जल्द बताएं, ठीक है। हाँ सॉरी, इसे नहीं, इसे थोड़ा सा, ठीक है, इसे कहा जाता है तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जल्द बताएं। तुम्हारा राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका ये भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। दक्षिण एशियाई, आसियान की बात करूं मेरे भाई, जिसे हम लोग आसियान का नाम देते हैं। आसियान में आपका जो देश आता है वो, पहली बात तो आप जान लो कि पहला आपका है मलेशिया। क्या आता है आसियान में? मलेशिया पहला कंट्री जैसा है मलेशिया। दूसरा आपका है लाओस, ठीक है, लाओस हमने कई बार बता भी दिया है, लाओस, ठीक है। तीसरा है म्यांमार, याद रखना मेरे भाई, म्यांमार, ठीक। अगला है आपका कंबोडिया, ठीक, कंबोडिया का आपका अगला है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर आपका सिंगापुर। फिर आपका है ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई आपका है। थाईलैंड है आपका, ठीक है, थाईलैंड। फिलीपींस है इसमें, ठीक है, फिलीपींस है। इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, इंडोनेशिया, ठीक, याद रखना, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। मलेशिया, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब यहाँ के आसियान में जो कि कंट्रीज हैं स्थित, ठीक है। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है आसियान का, ठीक है। तो आसियान का सदस्य आप जान चुके हो। हमारा राइट आंसर डी फॉर डॉग राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सी नदी अमरकंटक से उद्गम हुआ है? मतलब अमरकंटक से कौन सी ऐसी नदी जिसका उद्गम किया हुआ है? तो मेरे भाई नर्मदा नदी का कि गंगा का कि सिंधु का कि कोसी का? जल्द बताएं, कौन सी ऐसी नदी है जो अमरकंटक से उद्गम हुई है? तो अमरकंटक पहली बात तो है कहाँ मेरे भाई, ये अमरकंटक आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पे? अमरकंटक एमपी पड़ता है। और एमपी से नदी निकलती है आपकी नर्मदा। क्या निकलती है? नर्मदा। और नर्मदा नदी है मेरे भाई, पहली बात जानो, ये गुजरात का जीवन रेखा कहलाती है। क्या? गुजरात का जीवन रेखा कहलाती है। उसके बाद ये पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, और बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे ये बड़ी नदी मानी जाती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये पश्चिम की ओर सीधी बहने वाली नदी मानी जाती है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी जाकर आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, खंभात के खाड़ी में जाकर, आपके गुजरात के खंभात खाड़ी में जाकर ये गिरती है। कौन सी? नर्मदा नदी, ठीक है। सरदार सरोवर बांध भी इसी बनाया गया है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी बनाया गया है। याद रखना मेरे भाई, नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। और इसी पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसी पर जो कि सरदार पटेल जो स्टैचू बनाया गया है, इसी नदी पे बनाया गया है, किस तट पे, ठीक। चलो
बात समझ में आ गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, राइट आंसर होगा अमरकंटक से। और दूसरी भी समझो कि दूसरा चीज समझो कि अमरकंटक से यहाँ से मेरे भाई ताप्ती नदी का भी उद्गम हुआ है, और इसी पे आपका सोन नदी आप ले लो, सोन नदी का भी उद्गम यहीं से हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है, पूछा है कि जाइलम का क्या कार्य है पौधे में। ठीक है, तो यार जल का परिवहन करना या भोजन का परिवहन, ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। जल बताएं, देखो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है सर, जल का परिवहन करना। जाइलम एक संवहनी ऊतक है। क्या है मेरे भाई, संवहनी ऊतक है, याद रखना। जाइलम एक संवहनी ऊतक है। ये क्या करता है मेरे भाई, ये जड़ों से क्या करता है, जल देता है। और जितने भी ये जो जैसे ये मान लो जड़ हो गया, ठीक है, और ये जो है इसके पेड़ पौधे हो गए, इसकी टहनियाँ हो गई, ये जड़ों से जल लेकर पूरे टहनियों में ये पूरा जल ही जल पहुँचाता है। जाइलम का ये कार्य होता है जल को पहुँचाना। ठीक है, जल को पहुंचाना, पेड़ पौधों के सभी टहनियों में, सभी नसियों में पहुंचाना, जल का जाइलम का काम होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है सर, ये भोजन को पहुंचाना। ठीक है, भोजन को पहुंचाना। जब प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, और फ्लोएम का कार्य होता है कि पूरे पौधों में, पूरे तनों में हर जगह भोजन को पहुंचाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई, भोजन का परिवहन फ्लोएम, जल का परिवहन आपका जाइलम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, आ गया। बिहार में 1857 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, आप जल्द बताएं कि बिहार में 1857 जो क्रांति हुई थी, वहां पे बिहार से नेतृत्व करने वाला कौन सा व्यक्ति था। ठीक है, अमर सिंह, कुंवर सिंह, या बिरसा मुंडा, या शरीयतुल्लाह, जल्द बताएं। हाँ आ गया, चलो भाई। अब देखो 1857 क्रांति हुई थी, 10 मई की बात है, 10 मई 1857। ठीक है, मेरठ। ठीक है, और मेरठ कहाँ है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिला है। 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्रांति होने का कारण क्या था, क्रांति यहाँ के जो कि मंगल पांडे, यहाँ के जो कि 34वीं इन्फेंट्री विभाग के जो कि सेनापति थे। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो कारतूस था उसमें मांस, गाय सुरों की मांस भर के इसमें दांत से काट कर चलाने के लिए कहा था। इसी के विरोध में सैनिकों ने विरोध किया, और उसी में मंगल पांडे ने क्या किया मेरे भाई, वो अपने जनरल को ही गोली मार दिया था। ठीक है, तो भारत में पहला ऐसा, भारत को आज़ाद कराने वाले, भारत में विरोध करने वाले अंग्रेजों का पहला फांसी चढ़ने वाला व्यक्ति, या पहला जो कि प्राणदान करने वाला व्यक्ति कौन है, आपका मंगल पांडे। कौन है, मंगल पांडे है, याद रखना। तो बिहार से किसने किया था आपका नेतृत्व 1857 का, कुंवर सिंह किए थे। किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक, कुंवर सिंह, याद रखना, हमारा बीफा बनाना एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा ग्रह है। अब देखो हमारे पूरे ब्रह्मांड में कुल लगभग 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7 और 8 ग्रह हैं। ए सूर्य हो गया। ठीक है, ए सूर्य याद रखना, ये सूर्य है। ठीक है, ए सूर्य याद रखना। ठीक है, ये सब ग्रह हैं। अब बताओ, आप ऑप्शन मान लोगे, ये बुध है, ये शुक्र है, और ये पृथ्वी है, फिर ये मंगल है। ठीक है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण और वरुण है। तो बताओ कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा है, तो मेरे भाई बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र है। कौन है, शुक्र ग्रह पड़ता है, और सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, सबसे जो कि चमकीला भी मानी जाती है। ठीक है, गर्म है, चमकीला है, कोई दिक्कत नहीं ना। सब तो बीच में कौन सा पड़ता है, शुक्र पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा बी फॉर बनाना हमारा एकदम राइट आंसर हुआ है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग मेरे भाई। ठीक है, किसके काल में चांदी के जलाली, कौन सा सिक्के भैया, जलाली सिक्कों का निर्माण किया गया था। अब सर जलाली सिक्का क्या होता है, सर जलाली सिक्का क्या होता है, चलो मैं बताना चाहता हूँ। जलाली सिक्कों का निर्माण किया था, किसने किया था, शेरशाह ने किया था, कि अकबर ने किया था, कि औरंगजेब ने, कि जहांगीर ने। हाँ जल्द बताएं। जलाली सिक्का, देखो भाई जलाली सिक्का मत समझते हो, जैसे पहले 5 नवा आता था। ठीक है, पहले 5 नवा आता था ऐसे पर। ठीक है, चौकोर, यानी मेरे भाई जलाली सिक्का जो चौकोर रहता था, चौकोर सिक्का को ही क्या कहते थे हम लोग,
जलाली सिक्का कहते थे, ठीक है। चौकोर सिक्का को जलाली सिक्का कहा जाता था, और चौकोर सिक्का जलाली सिक्का को चलाने वाला कौन था? द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर था, ठीक है। अकबर जो कि हुमायूं के बाद ये अपने गद्दी पे बैठा था, ठीक है। 1556 से लेकर 1605 तक इसने क्या किया था? अपना शासन किया था, ये याद रखना, ठीक है। तो जलाली सिक्का चलाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अकबर था। चौकोर सिक्कों को जलाली सिक्का कहा जाता है, ये माइंड में सेट रखना, ठीक है। राइट आंसर विभा बनाना एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, धुआं कैसे बनता है? अब बताओ, खाना बनाने वाली मेरे भाइयों मेरे बहनों, अब बताओ धुआं कैसे बनता है? चलो, भोजन तो रोज बनते, देखते हो, बनाते भी होगे। तो धुआं कैसे बनता है? गैस में ठोस या द्रव में गैस, ए तथा बी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। हाँ, तो धुआं कैसे बनता है याद रखना, पहले गैस में होता है, गैस में ठोस होता है, ठीक है, तब जाके धुआं बनता है, ये बात रखना, ठीक है। ए फॉर एप्पल हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, समतल दर्पण है, एकदम से हम लोग आईना देखते हैं, समतल है एकदम, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है याद रखना भाई मेरे। चलो बताओ ऑप्शन में, सीधा तथा आभासी, सीधा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, या उल्टा तथा आभासी। जब बताएं कि समतल दर्पण में आप प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलो तो देखो भाई, जब समतल दर्पण होगा तो सीधा तथा आभासी उसमें बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा तथा आभासी बनेगा समतल दर्पण में हम लोगों का प्रतिबिंब। जैसे सीधा रहेगा और आभासी, सीधा रहेगा तथा आभासी, ठीक है। जैसे कैसे से कोई बड़ा शीशा ले लो, ठीक है, खड़े हो जाओ उसमें, हम सीधा दिखेंगे लेकिन आभासी रहेगा। क्या रहेगा? आभासी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए फॉर एप्पल एकदम राइट आंसर होगा। इसका ये बताना, उदाहरण कमेंट बॉक्स में बताना, उदाहरण की कौन सा, मतलब कि मतलब ये फिगर दे देना हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर सीधा या आभासी यही होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, बताओ भाई अमीनो एसिड क्या है? पहले जानो कि अमीनो एसिड होता क्या है। ऐसी एसिड या ऐसी अमीनो जो हमारा शरीर नहीं बनाता हो, ठीक है, हमें भोजन के द्वारा, खाद्य पदार्थों द्वारा मिलता हो, ठीक है, उसे हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं, याद रखना, ठीक। जैसे ऑप्शन एलिलीन, ल्यूसीन, या सीरीन, या ग्लूटामीन। जब बताएं कि अमीनो एसिड है तो मेरे भाई अमीनो एसिड क्या है आपका? ल्यूसीन एक अमीनो एसिड है। ल्यूसीन एक क्या है? अमीनो एसिड है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि जैसे बैलिन, ठीक है, आपका बैलिन भी एक क्या है? अमीनो एसिड है, ठीक है। आपका एक और है ल्यूसीन, ठीक है, इधर ल्यूसीन हो गया, ठीक है, ल्यूसीन हो गया, ल्यूसीन भी आपका क्या है? एक अमीनो एसिड है। तीसरा आपका देख लो, आपका एक है आसियन ल्यूसीन, एक है अर्सियन ल्यूसीन, ठीक है। ल्यूसीन एक, ए भी एक अमीनो एसिड है, ठीक। तो बैलिन याद रखना, ल्यूसीन याद रखना, ये बड़ा दो ठो महत्वपूर्ण है इसमें से, ठीक है। बेनिन भी आपका एक अमीनो एसिड है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा ल्यूसीन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। आप देखो आ गया हमारा लास्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो कि ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जवाब दो भाई कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। बताओ भाई सौर सेल में क्या प्रयुक्त किया जाता है? सौर सेल समझते हो, जिसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा को ही सौर सेल कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो बताओ भाई गोल्ड का उपयोग करते हैं कि टाइटेनियम का, कि टेफ्लॉन का, कि सिलिकॉन का? जल्द बताएं। हाँ चलो देखो भाई, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त हम लोग सिलिकॉन करते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन कहाँ मिलता है सर? चट्टानों में, ठीक है, चट्टानों में सिलिकॉन मिलता है। दूसरी चीज़ समझो कि ये सौर सेल में, ठीक है, सौर सेल में इसका उपयोग किया जाता है। एक क्या होता है मेरे भाई जानते हो? प्रकाश ऊर्जा को ये लोग क्या, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, ये क्या करता है मेरे भाई? ये प्रकाश जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होता है सौर ऊर्जा से, ये सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तन करता है। दूसरी चीज़ समझो, गोल्ड का उपयोग नहीं होता, टाइटेनियम का उपयोग, जैसे विमानन हो गया ना, विमानन, ठीक है, विमानन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, लोहा के साथ, ठीक है, एल्युमिनियम के साथ इसका उपयोग किया जाता है, मिक्स करके इसका उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है सर? टेफ्लॉन का उपयोग जिससे हम लोग कुकर हो गया, बर्तन हो गया ना, उसमें जो हत्था होता है ब्लैक वाला, उसे पकड़ने
करने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। जो कुकर में जो हत्था होता है, हत्थे में जो ब्लैक सा लगा होता है ना, वो टेफ्लॉन होता है, जो कभी पिघलता नहीं, ठीक है, जलता भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिलिकॉन हमारा राइट आंसर होगा, सी फॉर कैट हमारा एकदम राइट आंसर है। तो देखो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने सर क्या पढ़ा है, IBS सीरीज के अंतर्गत ये प्रैक्टिस सेट 7 हमने पढ़ चुका है, ठीक है, कवर कर चुके हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस सेट 8 भी है, ऐसे बढ़ते चलेंगे, कोई चीज़ दिक्कत नहीं। एक बार मेरे भाई इसको आप देखो, अगर आप जब तक आप एक मैटर को कलेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक मज़ा आने वाला नहीं है। ऐसे पढ़ोगे दिमाग से आउट हो जाएगा। तो आउट नहीं करना है हमें, परीक्षा को क्रैक करना है। जब परीक्षा को क्रैक करोगे तभी तो कुछ आएगा, ठीक है। तो लगातार कंटिन्यू से बने रहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।